हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि सबके सब स्वस्थ और मस्त होंगे। मेरा नाम है सिमरन मिश्रा। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जनरल साइंस स्टार्ट किया था स्टैंडर्ड 6 का। उसमें हमने फर्स्ट पार्ट को कवर कर लिया था। अब फर्स्ट पार्ट में हमने ये पूरा देखा था, ठीक है। ये पेज को हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया था। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं ट्राई करूँगी कि मैं उस डाउट को रिजॉल्व कर सकूँ। ऑलराइट, अगर आपके पास ये वीडियो नहीं है, आपको नहीं समझा, तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इस पार्ट में पढ़ेंगे दूसरा। इसमें हम अब ये वाला पार्ट करेंगे, इसको हम कवर करेंगे, ठीक है। इसमें पहला टॉपिक है एयर, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैन यू रिकॉल दिया है। कैन यू रिकॉल का मतलब होता है कि ये चीज़ आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपको याद करना है कि आपने क्या पढ़ा था, ओके। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर दी 5 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। जो एटमॉस्फेयर के 5 लेयर्स हैं वो क्या हैं, ठीक है। वैसे तो आप लोगों ने इसे पढ़ लिया तो आप लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, आपको नहीं पता है, मैं हूँ आपके साथ, हम पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। पिछले साल नहीं पढ़ा, इस साल पढ़ लेंगे। उन 5 लेयर्स में से सबसे पहला लेयर होता है ट्रोपोस्फियर, दूसरा होता है स्ट्रेटोस्फियर, तीसरा होता है मीजोस्फियर, चौथा होता है आइनोस्फियर और पांचवा होता है एक्सोस्फियर, ओके। उसके बाद है हमारा टॉपिक एयर, ओके। एयर में चलो हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या दिया है। द एयर इन द एटमॉस्फियर अराउंड द अर्थ contains nitrogen, oxygen, carbon dioxide and 6 inert gases, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, water vapor and dust particles, ठीक है। तो जो अर्थ की एटमॉस्फेयर है ना, वो उसके पास बहुत सारे गैसेस और ये जो जितने भी नाम दिए हैं ये सब कुछ है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ों को मिला के अर्थ के एटमॉस्फेयर का जो एयर है वो बना है, ठीक है। ये सब नाम हैं गैसेस के, ठीक है, ओके। उसके आगे है, दी ट्रोपोस्फियर कंटेन्स अबाउट 80% ऑफ टोटल मास ऑफ गैस इन दी एयर, ठीक है। यानी सिर्फ ट्रोपोस्फियर के पास पूरा 80% मास मतलब होता है वेट। मैंने यहाँ पे लिख के रखा आप लोग के लिए, अगर नहीं समझ रहे तो मैं बोलती हूँ, मास का मतलब होता है वेट, ठीक है। तो सिर्फ ट्रोपोस्फियर में 80% जितने भी इन सब एयर का मिक्सचर है, ठीक है, पूरे एयर का मिक्सचर 80% सिर्फ ट्रोपोस्फियर में है, ठीक है। उसके बाद वेल दिस प्रपोर्शन इज़ अबाउट 19% इन स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। उसके बाद जो स्ट्रेटोस्फियर है उसमें 19% है, ठीक है। यानी 80% तो ट्रोपोस्फियर में ही था, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर में 19% है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हम और ऊपर जाएंगे, पहले हम ट्रोपोस्फियर में गए, फिर हम स्ट्रेटोस्फियर में गए, फिर हम मीजोस्फियर में जाएंगे, उसके बाद हम आइनोस्फियर में जाएंगे, फिर एक्सोस्फियर में जाएंगे। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे ये चीज़ कम होती जाएगी, ठीक है। फर्दर इन द मीजोस्फियर एंड आइनोस्फियर द प्रपोर्शन ऑफ द मास गैसेस गोज ऑन डिक्रीजिंग। वही बात जो मैंने बोली कि जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाएंगे ये जो प्रपोर्शन है ना गैस का, जैसे यहाँ पे 80, 19, उसके बाद धीरे धीरे और कम हो जाएगा। गैसेस आर नॉट फाउंड इन द एक्सोस्फियर एंड बियॉन्ड, ठीक है। यानी गैसेस को हम सिर्फ आइनोस्फियर तक पा सकते हैं, ठीक है। यानी अगर हम थोड़ा बहुत सांस लेना चाहें स्पेस में जाके तो हम सिर्फ आयनोस्फीयर तक ले सकते हैं। उसके बाद जब हम एक्सोस्फीयर में जाएंगे ना तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, ठीक है। और उसके ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं ले पाएंगे, ठीक है। यानी क्योंकि वहाँ पे गैसेस ही नहीं है, ठीक है। हमें सांस लेने की गैसेस की ज़रूरत पड़ती है। कौन सी गैसेस की, आप लोगों को पता होगा, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है हमें जीने के लिए। और वैसे ही प्लांट्स को ज़रूरत पड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड की। यू कैन सी दैट एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस एंड इज़ द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो यहाँ पे दिया जैसा कि आप जानते हो या आप देख रहे हो कि जो एयर है वो मिक्सचर है उसका, कुछ गैसेस का, सेवरल गैसेस यानी कुछ गैसेस का मिक्सचर है ये जो हमारा एयर है, ठीक है। और ये
चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी एक ये बहुत ही मेन चीज़ है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के लिए, या फिर हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये एक बहुत ही मेन चीज़ है। बिसाइड दिस गैसेस एयर ऑल्सो कंटेन्स वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। इन गैसेस के अलावा हमारे एयर के पास वाटर वेपर है और डस्ट पार्टिकल है, ठीक है। अब आप बोलोगे वाटर वेपर क्या होता है? अगर आपको नहीं पता है, वैसे मोस्ट ऑफ के बच्चों को पता ही होगा, बहुत ही कॉमन चीज़ है। अगर आपको नहीं पता तो आप देखते हो कि जब आप पानी उबालते हो तो ऊपर से धुआं जैसा कुछ तो निकलता है, ठीक है, उसको हम वाटर वेपर कहते हैं, ठीक है। और डस्ट पार्टिकल्स आपको पता है, धूल मिट्टी छोटे छोटे। द अमाउंट ऑफ द गैसेस इन द एयर is the greatest near the surface and decreases as we go higher and higher from the surface। हाँ, तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ट्रोपोस्फीयर में 80% है, फिर धीरे धीरे स्ट्रेटोस्फीयर में 19% हो जाएगा, और फिर वो ऐसे करके धीरे धीरे घटता ही जाएगा, और एक टाइम के बाद एग्जॉस्फीयर पे वो होगा ही नहीं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे दी है कि सबसे ज़्यादा जो एयर है ना, मिक्सर जो अमाउंट ऑफ एयर है, मतलब जितने अमाउंट का एयर है वो ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस पे है, अर्थ के सरफेस पे, ठीक है। अर्थ का सरफेस यानी जहाँ हम रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे ये एयर ज़्यादा है, ठीक है। और वो डिक्रीज़ होता जाएगा, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे वो डिक्रीज़ होता जाएगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, कि हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एयर डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। यानी हम ऊपर जाएंगे एयर डिक्रीज़ होगा, हम नीचे रहेंगे एयर इंक्रीज़ होगा, ठीक है, ऐसी बात है ये। दैट इज़ एयर बिकम्स रेयरर एट दी हायर एल्टीट्यूड, यानी जब हम बहुत ऊपर जाएंगे ना तो हमें हार्डली एयर मिलेगा, ठीक है। जैसे एग्जॉस्फीयर पे हमें बहुत ही कम या फिर मिलेगा ही नहीं, ठीक है, एक्चुअली मिलता ही नहीं है। ये रेयरर एक तरीके से होता है कि बहुत कम, ऐसा। द proportions of the constituents of the air and some of their uses are given here। यानी यहाँ पे नीचे है ना, यहाँ पे गैसेस के कुछ यूजेस दिए हैं हमें, तो चलो हम इसको भी पढ़ लेते हैं, क्या है देख लेते हैं। नाइट्रोजन helps the living things to build the necessary proteins, यानी ये लिविंग थिंग को हेल्प करता है कि कुछ प्रोटीन्स बनाने में, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर हमें प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन हमें हेल्प करता है कुछ लिविंग थिंग्स को, लिविंग थिंग यानी आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो लिविंग थिंग्स को ये हेल्प करता है कुछ नेसेसरी प्रोटीन्स बनाने के लिए, ओके। उसके बाद इट इज़ यूज़फुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, ठीक है, ये बहुत ही यूज़फुल है अमोनिया की प्रोडक्शन के लिए, एंड इन एयर टाइट पैकेजिंग ऑफ फूड स्टफ्स, ठीक है। जैसे अगर वो एयर टाइट नहीं होगा ना तो आपकी जो बिस्किट्स या फिर चिप्स हैं वो नरम पड़ जाएंगी, तो उसमें ना नाइट्रोजन गैस भरते हैं कि आप देखते रहोगे, आप जब चिप्स खरीदते हो तो ऐसे एकदम फुगा सा होता है, उसको फोड़ते हो तो 4 चिप्स निकलते हैं। ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन इन लिविंग थिंग्स एंड फॉर कम्ब्यूशन। तो अब आप देखते रहोगे, हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, फिर हम छोड़ते हैं तो हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, ओके। कम्ब्यूशन मतलब होता है आग जलना। अभी एक एक्सपेरिमेंट है, शायद आप लोग किए होगे नहीं किए होगे, मुझे आइडिया नहीं उस चीज़ के बारे में, कि आप दिए को जलाओ या फिर कोई भी कैंडल को जलाओ और उसके ऊपर ग्लास रख दो, ठीक है, वो बंद हो जाएगा इमीडिएटली, वो कुछ सेकंड बाद बंद हो जाएगा वो एक कैंडल, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको ग्लास को निकाल लो तो वो कंटिन्यूसली जलता रहता है, यानी कि आग को जलने के लिए, कैसे कैंडल को जलने के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो कॉम्ब्यूशन मतलब होता है जलना, ओके। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज इट फॉर प्रोड्यूसिंग देयर फूड यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। जैसे हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है ना, वैसे ही प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है अपना खाना बनाने के लिए, ठीक है। और वैसे ही ये यूज़ होता है फायर एक्सटिंग्विशर में, ठीक है। जैसे हम ऑक्सीजन से आग लगा सकते हैं, वैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड से आग बुझा सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ बिल्डिंग्स में फायर एक्सटिंग्विशर लगा के रखा होता है कि अगर कहीं आग लग जाए तो आप उसे लेके फटाक से बुझा सकते हैं, ओके।
तो वही होता है फायर एक्सटिंग्विशर, और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ उसमें भी होता है, ठीक है। दूसरे पे हम आते हैं आर्गन। आर्गन यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ठीक है, यानी हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है ना, उसमें इसको यूज़ किया जाता है। ओके, दूसरा है हीलियम, यूज फॉर ऑब्टेनिंग लो टेम्परेचर एंड ऑल्सो फॉर जनरेटिंग लिफ्ट इन एयरशिप, यानी ये हीलियम का यूज़ कहाँ होता है, ये यूज़ किया जाता है जब हमें लो टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है, टेम्परेचर हमें लो चाहिए होता है, और जब एरोप्लेन को उड़ाते हैं ना, तो उसको उड़ाने में ये गैस हमें मदद करता है, ठीक है। नियॉन, यूज इन डेकोरेटिव लाइट्स एंड फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग, ठीक है, यानी ये यूज़ होता है डेकोरेटिव जो लाइट होती है ना, ऐसे पिंक जलती है, ब्लू जलती है, उन सब में यूज़ होता है, और जो स्ट्रीट लाइट जलती है रोड पे जाते हैं तो उसमें यूज़ होता है, ठीक है। क्रिप्टन, यूज इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, फ्लोरेसेंट बल्ब, आपने ट्यूबलाइट देखी है, उसके कॉर्नर में जो एज होता है ना, उसके कॉर्नर में जो एज होता है छोटा सा पतला सा होता है, ठीक है, उसको फ्लोरेसेंट ट्यूब बोलते हैं। ओके, जेनॉन, यूज्ड इन फ्लैश फोटोग्राफी, ठीक है, जेनॉन का यूज़ होता है फ्लैश फोटोग्राफी, यानी आप फोटोग्राफर के पास जाते हो तो कुछ लाइट चीज़ लगाता है और वो कैमरे पे क्लिक करता है तो फ्लैश जैसा आता है ना, उसको बोलते हैं फ्लैश फोटो, उसको बोलते हैं फ्लैश फोटोग्राफी। ओके, नीचे बढ़ते हैं, यहाँ पे टॉपिक है ऑलवेज रिमेंबर, यानी आप हमेशा याद रखना, द लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ is sustained due to the balance between various gases and other constituents of air, यानी जो लिविंग वर्ल्ड है ना, उस पर कोई रुकावट नहीं आ रही है क्योंकि बैलेंस है, गैसेस और एयर जो है उनके बीच में बैलेंस है, ठीक है। द एटमॉस्फेयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, यानी जो एटमॉस्फेयर है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ओके, इट अलाउज द लाइट and heat of the sun to reach the earth which is necessary for life, ठीक है, यानी जो एयर है ना, एयर और गैसेस, ये अलाउ करते हैं जो सन की लाइट और हीट है उसको हम लिविंग वर्ल्ड तक पहुंचने में, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप ही सोचो, अगर सन की लाइट आप तक नहीं पहुंचेगी और सन की हीट आप तक, सन के रेडिएशन की वजह से ही प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, और सन की वजह से बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है, तो वो नहीं हो पाएंगे, इसलिए सन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बट इट प्रिवेंट्स द हार्मफुल एलिमेंट्स फ्रॉम रीचिंग द अर्थ, जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती है ना, वो बहुत ही हार्मफुल होती है हम सबके लिए, ठीक है, तो ये जो गैसेस हैं और जो लेयर्स हैं ना, ये उन्हें भी प्रिवेंट करती हैं हम तक आने में, यानी ये सिर्फ हम तक अच्छी चीज़ें ही भेजती हैं। हम बोल रहे थे ना कि बीच में ओजोन लेयर ख़राब होना स्टार्ट हो गया है, तो हमें ओजोन लेयर को बचाना बहुत ज़रूरी है, और अगर ओजोन लेयर ना होगा तो हम जी नहीं पाएंगे, हमारा एग्जिस्ट बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सन से बहुत सारी बहुत सारी हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, ठीक है, वो एक बार में हमको बर्बाद कर सकती हैं, तो उस चीज़ से हमें ओजोन लेयर बचा रहा है, ठीक है, और ये गैस भी कहीं ना कहीं साथ देती हैं। इट इज़ इन दी एटमॉस्फेयर दैट फॉग, क्लाउड, स्नो एंड रेन आर प्रोड्यूस, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर की वजह से फॉग, क्लाउड, स्नो और रेन जो है वो सब होता है। ऑल दी अबाउ पिक्चर शो लार्ज स्केल एम्बिशन ऑफ स्मोक थ्रू डिफरेंट एजेंसीज, ठीक है, यानी ऊपर जो पिक्चर्स हैं, ऊपर जितने भी तीनों पिक्चर्स हैं, ठीक है, ये सब आपको दिखा रही हैं कि कितनी बुरी तरह से पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, कितनी बुरी तरह से बहुत सारी फैक्ट्रीज़, बहुत सारी चीज़ों में ये सब बहुत से पोल्यूशंस हो रहे हैं, मतलब इसमें जो गंदे हार्मफुल गैसेस हैं ना, देखो दो टाइप के गैस होते हैं, एक होता है जो हमें यूज़फुल है, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब बहुत यूज़फुल है, ठीक है, वैसे ही ये सब जो है ना, ये हार्मफुल है, इनकी वजह से ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है। दिस स्मोक डायरेक्टली मिक्सेस विद द एटमॉस्फेयर, डिस्टर्बिंग द बैलेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एयर,
ठीक है। ये डायरेक्टली जाके ये जो हार्मफुल गैसेज है, ये डायरेक्टली जाके एटमॉस्फेयर के जो गैसेज हैं ना उनके साथ मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, और ये पूरा सा बैलेंस हिला देते हैं, ठीक है। उनका वो जैसे काम कर रहे हैं, तो कोई बीच में आके, आप चल रहे हो, कोई बीच में आके टकरा दे आपको, तो आपका बैलेंस हट जाता है ना। वैसे ही ये जो हार्मफुल गैसेज है जाके अच्छे गैसेस को पूरी तरह से इम्बैलेंस कर देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन, ठीक है, इसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। ये आप लोग पढ़ लेना, समझ जाओगे कि जब अच्छे खासा काम कर रहे होते हैं अच्छे गैसेस अपना, ठीक है, यूज़फुल गैसेस अपना काम अच्छे से कर रहे होते हैं, और फिर सडनली आके ये सब फालतू पॉल्यूशंस की वजह से हार्मफुल गैसेस आते हैं और उनका पूरा बैलेंस बिगाड़ देते हैं, उसको हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। Harmful gases are given out through the combustion of fuels in vehicles and in big industries, and also through incomplete combustion of fuels like wood and coal, ठीक है। इसका मतलब होता है, ठीक है, व्हीकल्स मतलब होते हैं कि कार, बाइक, ये सब गाड़ी वगैरह जो हम चलाते हैं उसको बोलते हैं व्हीकल। एंड इन बिग इंडस्ट्रीज़, ठीक है, मतलब आग इनकम्प्लीट सी जलती है, ठीक है, फ्यूल्स में और वुड, कोल, ये सब में जब इनकम्प्लीट सी आग जलती है तो बहुत सारे पॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। वो एज अ रिज़ल्ट एयर पोल्यूशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे, यानी एयर पोल्यूशन जो डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले वो जितना हो सके पब्लिक सर्विस का यूज़ करेंगे ना, तो कम से कम अपने साइड से हम एफर्ट दे पाएंगे कि एयर पोल्यूशन कम हो, ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए ही है, ओके। तो हमें इस एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखना ही हमारा सबसे पहला वो होना चाहिए, सबसे पहला काम होना चाहिए, क्योंकि हम इसी में रह रहे हैं, इसने हमको इतना सब कुछ दिया, तो हमको भी इससे कुछ देना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग बच्चे हैं, अभी से समझेंगे तो अच्छा है, अपने जिसमें आप लोग रहते हो उसके लिए कुछ करो, ठीक है। हाँ, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो हाईलाइट दिया होता है ना, इसका मतलब वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो उसे तो आप 2-3 बार पढ़ ही लीजिए, आपको याद होना चाहिए वो, कोई बात नहीं, याद मत करो, पढ़ समझ लेंगे तो सब कुछ याद हो जाता है। चलो समझते हैं। हार्मफुल सब्सटेंसेज रिलीज इन द एयर थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूल्स, ठीक है, बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेज रिलीज होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में थ्रू कम्ब्यूशन ऑफ फ्यूल, यानी फ्यूल्स के जलने से, ठीक है। उसमें जो गंदे गैसेस होते हैं ना, उन गंदे गैसेस का नाम है यहाँ पे हार्मफुल गैसेस। उसमें पहला है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सूट, ओके। ओजोन लेयर दी प्रोटेक्टिव शेल, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ओजोन लेयर हमारे लिए क्या कर रहा है, बहुत ही परम पूजनीय महान लेयर है ये। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। देयर इज़ अ लेयर ऑफ ओजोन O3 गैस in the lower part of stratosphere. Ozone gas is not directly useful for the survival of living things, yet it is very important for living things to have this layer of ozone. At a high altitude around the earth, the ultraviolet rays coming from the sun are very harmful for living things. The ozone gas absorbs these rays, as a result life on the earth is protected, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि हमारे इसमें हमारे अर्थ में ओजोन लेयर नाम की चीज़ है, ठीक है, जिसका केमिकल फॉर्मूला है O3, ओके। ये हमारे यानी ये ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में है, ठीक है, लेकिन ये स्ट्रेटोस्फियर के लोअर पार्ट में है, यानी स्ट्रेटोस्फियर से थोड़ा नीचे और थोड़ा ज़्यादा नीचे, और ट्रोपोस्फियर से थोड़ा कम ऊपर ये है, यानी तुम लोग सीधे सीधे समझ लो कि स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर के बीच में एक लेयर है, उसका नाम है ओजोन, ठीक है। ओजोन गैस इस यानी जो इसका मतलब है ओजोन गैस जो है वो डायरेक्टली हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये इनडायरेक्टली ज़रूरी है, ठीक है। ये हमें खाना पानी रोटी नहीं देता, लेकिन ये हमें बचाता है, किससे, मैंने पहले भी बताया कि बचाता है कि सन से जो अल्ट्रावायलेट, जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आती है ना, उसको ये अर्थ तक पहुँचने उसको हम तक पहुँचने नहीं देता, उसको ये ऑब्ज़र्व कर लेता है, ठीक है।
The ozone layer is destroyed if chemical gases like carbon tetrachloride or the chlorofluorocarbons used in air conditioners and refrigerators mix with the air। ठीक है, यानी ये किससे डिस्ट्रॉय होता है? ठीक है, ये डिस्ट्रॉय होता है केमिकल्स से जो आजकल हमें फ्रिज और एसी में मिल रहे हैं। ठीक है, ये हमें ठंडक देते हैं लेकिन ये हमारे ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं। ओके, ये नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको आप 5-5 बार लिख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बहुत ही हार्ड नाम है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन क्या करें, पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, जो हम एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर में यूज़ होता है। ठीक है, ये हमें तो कूलिंग दे रहा है, पर ये इसकी वजह से इसके एक तरीके से साइड इफ़ेक्ट हैं कि ये नुकसान पहुंचा रहा है हमारे ओजोन लेयर को। ओके, यहाँ पे दिया है कि 16 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं ओजोन प्रोटेक्शन डे। ठीक है, अभी सेलिब्रेट करना। अभी यहाँ पे डू यू नो दिया है। ठीक है, इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक मुंबई, पुणे, नागपुर, boards are displayed at the places of heavy traffic to show the proportion of various constituents of the air at that place. Due to these boards we can see amount of harmful elements in the air। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होता है जैसे कि जो सिटी अच्छे से डेवलप हो गई है या डेवलप हो रही है, जहाँ जिसमें सारी फैसिलिटीज़ ईजिली अवेलेबल होती हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है मुंबई, पुणे और नागपुर का। ठीक है, वहाँ पे ना सब बोर्ड डिस्प्ले होते हैं, जहाँ यहाँ पे इमेज में दिख रहा है ना, वैसे कुछ बोर्ड्स होते हैं, उसमें पता चलता है कि कौन सा अमाउंट एयर कितना है और इसमें कौन सा हार्मफुल मिक्स हुआ है एयर में, और ये बैलेंस या इम्बैलेंस हो गया है। ठीक है, यही सब बातें बता के रखी हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले लेक्चर में अगले वीडियो के साथ। हमारा जो अगला पार्ट है वाटर, ठीक है, सॉरी गलती से हो गया, अगला पार्ट जो है वाटर, इसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ऑलराइट, और तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू अगेन लेटर। और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस चीज़ से रिलेटेड तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई ट्राई टू रिजॉल्व इट। और हाँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, आपके यूज़ में आया हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसको अपने दोस्तों में शेयर करना। अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। मिलती हूँ अगले लेक्चर।